हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा 7 स्केड्यूल। देखिए, जो ये हमारा डिवीज़न है, ये जो स्केड्यूल है इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिवीज़न किया गया है सब्जेक्ट्स का। हमारा जो ये लिस्ट है, ये 3 लिस्ट हैं। पहला आपका आता है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट अलग अलग तरह से डिवाइड किए गए हैं। अगर हिंदी में कहें तो पहला है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा आपका समवर्ती सूची। तो एक बार इसे हम जान लेते हैं कि इन तीनों सूचियों में क्या क्या आते हैं। देखिए, पहला जो है आपका यूनियन लिस्ट, इसमें ऑलमोस्ट 100 आइटम्स हैं, जो कि आपका इसके एग्जाम्पल हो गए डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग। इसका जो टोटल पावर होता है इस पे डिसीजन लेने का और इम्प्लीमेंटेशन का, ये आपका सेंटर यानी कि यूनियन के पास होता है। दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स हैं आपके टोटल, जिसमें आपके जो आइटम्स हैं उसके एग्जांपल है आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ये इसका जो टोटल पावर होता है डिसाइड करने का और डिसीजन लेने का इन सारे मुद्दों पर, वो सारा आपका स्टेट के पास होता है। तीसरा है आपका कंकरेंट लिस्ट। देखिए, हमारा देश जो है वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है। लेकिन कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जिसमें कि दोनों को डिसाइड करने का मौका दिया गया है, चांस दिया गया है। अगर किसी इशू पर कोई डिसीजन लेना है तो स्टेट ले सकता है कंकरेंट लिस्ट में, और साथ में अगर यूनियन चाहे तो यूनियन भी लिस्ट डिसीजन ले सकता है। अगर इसका आप ऑर्डर देखो कि किसके डिसीजन को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, तो इसमें सेंटर के डिसीजन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कंपेयर टू स्टेट के। अगर आप कंकरेंट लिस्ट देखो तो इसमें आता है आपका एडुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल और फॉरेस्ट। ऐसा आप देखते हैं कि ये जो 52 आइटम्स हैं इसमें ऐसे इश्यूज हैं जिसमें दोनों का उतना ही इम्पोर्टेंस है। कुछ जगह जरूरी है कि स्टेट डिसाइड करे, कुछ जगह जरूरी है कि सेंटर डिसाइड करे। इसलिए कुछ ये जो कंकरेंट लिस्ट है इस तरह से बनाया गया है ताकि दोनों के लिए एक यूनिफॉर्मिटी और डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो आपका कंकरेंट लिस्ट में ऑल टुगेदर 52 आइटम्स हैं। ये इसमें पहले 47 था, जो कि बाद में अमेंडमेंट करके इस लिस्ट को और बढ़ाया गया। अगर हम देखें कि ये न्यूज़ में क्यों है, हमारा जो 7 स्केड्यूल है ये न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए क्या हुआ है कि जो हमारा जो 15 फिनांस कमीशन है उनके जो चेयरमैन हैं NK सिंह, इन्होंने कहा है कि रिव्यू की ज़रूरत है हमारे 7 स्केड्यूल को, क्योंकि बहुत सारे नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, कोविड हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो नए नए इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके अनुसार जो ये लिस्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये आपका विज़न के मैगजीन में आया है आपका न्यूज़। अगर हम 7 स्केड्यूल के बारे में देखें तो ये जो आर्टिकल 246 है वो कन्फर करता है लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो जो भी लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके अनुसार डिसीजन ले सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। जो नेशनल इम्पोर्टेंस है, जिसमें यूनिटी चाहिए, वो आपका यूनियन लेता है डिसीजन, और जो कि लोकल कंसर्न है वो आपका स्टेट लेता है। उसी तरह आपका जो सरकारी कमीशन है उसने कहा था कि कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स आर नीदर एक्सक्लूसिवली ऑफ नेशनल कंसर्न नॉर ऑफ लोकल कंसर्न। इसलिए ये एक तरह का ग्रे एरिया है। अगर हिंदी में कहें तो अगर जो सातवीं अनुसूची है उससे आपका रिलेट करेगा आर्टिकल 256 अनुच्छेद 246, और साथ में जो आपका सरकारिया कमीशन है उसने कहा है कि ये एक तरह का आपका ऐसा एरिया है जो आप ग्रे क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा जो स्केड्यूल 7 है। अब आगे समझते हैं इसका डिटेल में। तो देखिए, रैशनल क्या है, क्यों बात आ रही है कि 7 स्केड्यूल को फिर से
एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। और साथ में हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इस 7 स्केड्यूल का। देखिए, पहला तो इम्पोर्टेंस यही है, अगर हम देखें तो पहला इम्पोर्टेंस है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा इनेबलिंग रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, तीसरा बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चौथा कुछ अन्य बातें। अगर हिंदी में कहें तो इसी चीज़ को, अगर 7वीं अनुसूची में का जो इम्पोर्टेंस है वो पहला है आपका भारत की एकता और अखंडता, दूसरा उत्तरदायी शासन को सक्षम करना, तीसरा संतुलित आर्थिक विकास और चौथा अन्य कुछ फैक्टर्स। तो अगर इसको हम डिटेल में समझते हैं, देखिए जो ये लिस्ट बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे जो देश में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कहीं पे कॉम्युनलिज्म हो गया, कहीं पे रीजनलिज्म हो गया, कहीं पे पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, कहीं पे ट्राइबल इश्यूज हो जाता है। तो अलग अलग जो ये इश्यूज हैं इसके कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए और साथ में हमारी जो यूनिटी और इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरा कि एक रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस के लिए, यानी कि सेंटर को पता होगा कि किस किस जगह उसे एक्शन लेने की ज़रूरत है, उससे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और साथ में स्टेट को भी पता होगा उसके पावर्स और उसको कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उस तीसरा फैक्टर है आपका बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल या जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट है वो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी लिंक्ड है। अगर ज़्यादा पावर्स सेंटर के पास होगा तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सकता है। और अगर बाकी फैक्टर देखें तो जॉइंट कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1934 कंसिडर्ड नेसेसरी टू एंश्योर दैट द प्रोविंसेस रिमेन ट्रूली ऑटोनोमस। कहीं ना कहीं स्टेट को ये पावर इसलिए दिए गए हैं ताकि स्टेट के पास भी पावर रहे, वो भी खुद में ऑटोनोमस रहे, खुद में डिसाइड कर सके। जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है कि जो गवर्नमेंट ज़मीन पे है उसे ज़्यादा हक है डिसाइड करने का, क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत को जानती है। अगर हम देखें कि अब बात क्यों हो रही है कि रिफॉर्म करने की ज़रूरत है 7 स्केड्यूल को, कि हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत है, तो देखिए पहला तो है कि जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो ऑटोनॉमी का डिमांड कर रहे हैं, पहला फैक्टर। दूसरा, हम बात आ रही है बार बार डिसेंट्रलाइजेशन की कि चीज़ें और ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए। तीसरा, जो नई नई चेंजेस आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, चेंजिंग गवर्नेंस नीड। और दूसरा फिर लास्टली जो इसमें फैक्टर है वो है कि जो अलग अलग कमीशंस हैं उन्होंने भी ऐसा कहा है, जैसे कि आपका सरकारिया कमीशन ने कहा है। तो अलग अलग जो कमीशन बनाए गए हैं वो भी इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इस स्केड्यूल को फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर हिंदी में पॉइंट्स देखें तो वही बात है कि राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग, पहला। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होने के संबंध में। तीसरा, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। और जो लास्ट पॉइंट है आपका कि जो अलग अलग आयोग बने हैं वो भी, उनका भी ऐसा डिमांड रहा है। देखिए, अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ज़रूरत क्या है। पहला कि जैसा मैंने कहा कि जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से डिमांड आता है। कई सारे स्टेट्स ने कमेटी भी बनाए हैं, जैसे कि आपका राजमना कमेटी हो गई तमिलनाडु में, फिर पंजाब में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन हो गया। तो इन सारे कमिटीज़ ने भी माना है कि ज़्यादा पावर या ज़्यादा सब्जेक्ट्स होने चाहिए स्टेट के पास, मतलब कि जो स्टेट लिस्ट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट को कम करने की ज़रूरत है। उस साथ ही जो ज़्यादा काम है, ज़्यादा जो ग्राउंड पे वर्क है वो स्टेट ही करता है, इसलिए ज़रूरी है कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर रहे। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि नीड फॉर सेंट्रलाइजेशन। नीड फॉर सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो रूरल और जो अर्बन बॉडीज़ हैं उनके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन पे हैं। सेंटर कहीं दूर पे है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ हैं वो ज़मीन पे हैं, वो ज़्यादा लोगों के करीब हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों ताकि वो डिसीज़न आसानी से ले सके। तीसरा, जैसा मैंने कहा कि चेंजिंग गवर्नेंस नीड, मतलब कि जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं या क्लाइमेट चेंज हो गया या कोविड का इशू हो गया, तो इसमें स्टेट का एक्टिव होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कंपेयर टू सेंटर। सेंटर की तरफ से डायरेक्शन आ रहा था, जैसा कि कोविड के समय भी हमने देखा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अल्टीमेटली स्टेट या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट थी वो कर रही थी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो चेंजिंग गवर्नेंस नीड है उसके कारण इसमें चेंजेस लाए जाएँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कि जो कमीशंस बने हैं, जैसे सरकारिया कमीशन हो गया, उसने एक पूरा एक चैप्टर दे दिया था ऑन लेजिस्लेटिव रिलेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलेशन है, या जो आपका वर्टिकल या हॉरिजेंटल फेडरलिज्म जिसे आप कहते हो, तो उसके उसके ऊपर, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन की बात करो तो। और ऊपर से समय जैसे जैसे गुजर रहा है तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज़्यादा हो रहा है, जबकि जरूरी है कि स्टेट के पास उल्टे पावर जाए, चाहे वो जीएसटी के थ्रू फिनांस का इशू हो या फिर जो गवर्नर का रोल हुआ। तो ये एक तरह से आपका फेडरलिज्म का जो फेडरल इश्यूज जो हैं उसके अंदर आता है। तो जैसा मैंने कहा कि कमीशंस जो हैं अलग अलग, उन्होंने भी खुद रिकमेंड किया है कि जो रिकमेंडेशन है उसको देख लेते हैं। पहला कि जो रेसिडुअरी पावर है, मतलब कि जो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात नहीं की गई है यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में, ये सारे आपको स्टेट को दे देने चाहिए, स्टेट को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। दूसरा कि जो स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय द सेंटर। देखिए, सेंटर जो भी डिसीजन लेता है उसे हमेशा स्टेट के इंटरेस्ट और स्टेट को कंसिडर करते हुए, उससे व्यूज़ एक्सचेंज करते हुए डिसीजन लेना चाहिए, एक ताकि जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो मेंटेन हो। तो स्टेट को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा कि सेंटर शुड लिमिट द फील्ड इट ऑक्यूपाइज विद रिस्पेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट। मतलब कि जहाँ तक हो सके, मतलब सेंटर को जहाँ तक हो सके स्टेट को पावर देना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट में आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। बिहार में गरीबी ज़्यादा है तो उससे कुछ और डिसीजन वो ले, लेकिन केरला में उतनी गरीबी नहीं है तो वो अपने अनुसार डिसीजन ले। तो कंकरेंट लिस्ट में जहाँ तक हो सके स्टेट को देना चाहिए पावर टू डिसाइड। अगर वे फॉरवर्ड अगर आप बात करो तो इसमें आप ये लिखोगे कि जो एमएम पुंची कमीशन है 2010 में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि यूनियन को ट्रांसफ़र करना चाहिए दो सब्जेक्ट्स इनटू द कंकरेंट लिस्ट विच आर सेंट्रल टू अचीविंग डेमोन्स्ट्रेटेबल नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जो कमीशंस हैं ये आपको कोट करना है जहाँ भी आप आंसर लिख रहे हो। तो जैसे एमएम पुंची कमीशन हो गया, सरकारिया कमीशन हो गया, और साथ में जो रेसिडुअरी पावर है वो बहुत कम यूज़ होना चाहिए, ऐसा भी रिकमेंडेशन आता है। तो इस तरह से वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे कि हमें ज़रूरत है कि जो ये लिस्ट है इसको पीरियडिकली रिव्यू किया जाए, इसे देखा जाए, ताकि कोई भी जो नए नए चेंजेस आए हैं उसके अनुसार लिस्ट में परिवर्तन लाया जाए। दूसरा कि कोई भी ऑब्स्टिकल हो या अलग अलग स्टेट के बीच में मतभेद हो, सेंटर के बीच में मतभेद हो, तो उस सब मिल के डिसाइड करें। इसमें आप इंटरस्टेट काउंसिल का यूज़ कर सकते हो, जो अलग अलग कोऑपरेटिव मैकेनिज़्म है फेडरलिज्म का उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे जोनल काउंसिल हो गया, इंटरस्टेट काउंसिल हो गया। तो इस तरह से आप लिखोगे। साथ में फिर आप ऐड करोगे कि एडिंग एंट्रीज एज पर प्रेजेंट नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जो नए नए चैलेंजेस हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा टेररिज्म का इशू है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं आज के समय में। फिर साथ में ज़रूरत है कि अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंट्रीज़। तो इस तरह से हमने समझा कि सेंटर और स्टेट के बीच में ये लिस्ट एक कोऑपरेशन का भी काम करता है, और साथ में कई जगह मतभेद भी है, तो उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हम रिवाइज अगर करें तो हमने पहले समझा 7 स्केड्यूल क्या है, तीनों लिस्ट को समझा, उसके बाद क्यों जरूरी है ये लिस्ट, उसके बाद हमने समझा कि डिमांड क्यों आ रहा है रिफॉर्म का, और लास्टली हमने समझा कि इसे कैसे वे फॉरवर्ड या आगे कैसे बढ़ा जाए इस इशू पे। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के बारे में शेयर कीजिए। थैंक यू।